आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठी भीड़ शुक्रवार को अचानक उग्र हो गई। गुस्साए लोगों ने यहां आगजनी की, कई बसें जला दी। पिछले कई दिनों से लोग यहां अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को चोटें आई। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें 42 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उग्र भीड़ ने शहर भर में तांडव मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। बस डिपो पर भारी संख्या में भीड़ जुटी और यहां खड़ी बसों में आग लगा दी। हाईवे को भी भीड़ ने घेर लिया और आगजनी की। लाठीचार्ज के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और हालात बिगड़ गए। हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई, लेकिन भीड़ पर नियंत्रण मुश्किल से हो पाया। लाठीचार्ज के बाद देर शाम लोगों ने सड़क जाम किया और इस दौरान बसों में आग लगाई। कई बसें जलकर खाक हो गई। खबर है कि गुस्साए लोगों ने कुछ दोपहिया वाहन समेत 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और 6 बसें जला दी। हिंसा के बाद पुलिस चौकस है। अनशन के बीच में रोके जाने के बाद लोग अब भी गुस्से में हैं, जिसे देखते हुए प्रदर्शन की आशंका जताई गई है। पुलिस भी अलर्ट पर है। जालना में पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज चरांगे पाटिल को पुलिस समझा बुझाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन आरक्षण को लेकर बैठे मनोज अपनी मांग पूरी होने तक हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरक्षण के लिए सरकार से अध्यादेश जारी करने की मांग की। इस पर पुलिस ने जैसे मनोज को हिरासत में लिया, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और रोकने की कोशिश की। फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद लाठी चार्ज किया गया। भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक 42 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई है। हालांकि इस भगदड़ और लाठीचार्ज के बीच कितने आम लोग घायल हुए हैं, इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। बहरहाल आज भी प्रदर्शन होने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जालना की घटना पर डिप्टी सीएम ने अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर कटिबद्ध है, लेकिन इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण पर गंभीर है। सीएम शिंदे ने खुद समिति का गठन किया है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के घटकों ने शुक्रवार को 2024 के लोकसभा चुनाव को एक साथ लड़ने का संकल्प दोहराया है। साथ ही साथ कहा है कि राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था आने वाले दिनों में की जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक के बाद अडानी का मुद्दा उठा दिया, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रास नहीं आई। राहुल गांधी की इस बात से वे नाराज हो गई। हालांकि बाद में टीएमसी ने सीएम ममता के नाराज होने की बात से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अडानी मुद्दे पर इंडिया की बैठक के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस से खुश नहीं हैं। दरअसल अडानी ताजपुर में 25,000 करोड़ का डीप सी पोर्ट बना रहा है, जिससे 5 लाख रोजगार मिलेंगे। अडानी शेयर का मामला सामने आने के बाद से ममता ने 1-2 बार अडानी मुद्दे पर बात की है। ममता के गौतम अडानी से बहुत अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस की तरह राहुल गांधी भी इसी मुद्दे पर अडानी और पीएम पर हमला बोल रहे हैं, जिसका ममता ने विरोध किया। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी भ्रष्टाचार के गठजोड़ हैं। बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव है, क्योंकि विपक्ष का मंच 60% भारतीय आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पीछे का विचार गरीब लोगों से पैसा निकालना और इसे कुछ सीमित लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए हम एक स्पष्ट रास्ता, एक विकास पथ, आइडिया का एक क्लियर सेट प्रस्तावित करने जा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर गरीब शामिल किए जाएंगे। इस देश की प्रगति में लोग, किसान, मजदूर शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सितंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के कुछ घंटों बाद चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनाने के लिए 28 विपक्षी दलों के नेता गुरुवार को मुंबई में एकत्रित हुए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने गठबंधन के नेताओं से चुनाव को लेकर तुरंत फैसले लेने के लिए कहा है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया कि सीट बंटवारे की बातचीत राज्य स्तर पर शुरू होनी चाहिए।
वहीं कई नेताओं ने अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को समय से पहले होने की ओर इशारा किया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक में लोगों पर विपक्षी दलों में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए इसका अनावरण भी नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि अगली बैठक में लोगो की लॉन्चिंग हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन का लोगो अब जनता से राय लेने के बाद तय होगा। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने टीम इंडिया के लोगो को मीटिंग के पहले ही दिन जारी किए जाने का ऐलान किया था। उसके बाद जारी लिखित एजेंडे में दूसरे और आखिरी दिन लोगो जारी करने की बात कही गई है। दरअसल शुरुआती तौर पर जो लोगो तैयार किया गया वो कुछ सहयोगी दलों को पसंद नहीं आया। उसमें कुछ बदलाव करने पर सहमति बनी है, जिसके बाद 2 से 3 नए लोगो तैयार किए गए जो शाम की औपचारिक बैठक में दिखाए जाने थे और फिर जिस पर सहमति बने उसे शुक्रवार को दोपहर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे कुछ दलों ने ऐसे सवाल खड़े किए कि मीटिंग में लोगों का प्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाया, बल्कि इसे आगे के लिए टाल दिया गया। इसलिए अब लोगों के मामले में ताने जाने के बाद हल्का किया जा रहा है। वहीं लोगों के मसले को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि लोगो झंडे जारी होते हैं जो हो जाएंगे, बड़ा मुद्दा बड़ी लड़ाई है। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में जैसे ही लोगों की बात उठी तो फॉरवर्ड ब्लॉक समेत चंद नेताओं ने कहा कि हम नेता हैं, कोई आर्टिस्ट नहीं, इसलिए हम कैसे लोगो जैसी चीज तय कर सकते हैं। इसके लिए जनता से राय लेनी चाहिए। जनता की उम्मीदों को दिखाने वाला लोगो हो जिसे आर्टिस्ट, सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोग सलाह दें और उस आधार पर लोगो तय हो। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 538 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोप है। ईडी ने उनके दिल्ली और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने जुलाई में नरेश गोयल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। कैनरा बैंक की शिकायत पर ईडी ने गोयल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है। ईडी ने जुलाई में भी गोयल के मुंबई और दिल्ली समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने 538 करोड़ रुपए की एक कथित बैंक फ्रॉड के मामले में यह कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने मई में गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल, एयरलाइन के डायरेक्टर रहे गौरंग आनंद शेट्टी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बता दें कि कैनरा बैंक ने गोयल पर आपराधिक साजिश और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। ईडी ने शुक्रवार को गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 2-4 बार वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए थे। शनिवार को उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि मौजूदा वक्त में जेट एयरलाइन की हालत सही नहीं थी, मगर पिछले महीने 31 जुलाई को जेट एयरवेज के लिए एक अच्छी खबर आई है। वो ये है कि जेट एयरवेज का विमान फिर से उड़ान भर सकेगा। डीजीसीए ने इसकी परमिशन दे दी है। 2019 से ही जेट एयरवेज की उड़ान बंद है। जून 2019 में एनसीएलटी ने एयरलाइन को दिवालिया घोषित कर दिया था। कर्ज के कारण कंपनी 17 अप्रैल 2019 में ग्राउंडेड हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को टक्कर देने के लिए एक मंच पर आए 28 दलों के गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई बैठक का शुक्रवार को समापन हुआ। मीटिंग में 13 सदस्यीय समन्वय समिति का ऐलान हुआ है, जिसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके से स्टालिन, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत शामिल हुए। इसके अलावा समिति में आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से ललन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीएम से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, तो वहीं पीडीपी से महबूबा मुफ्ती हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को संकल्प लिया कि वे अगला लोकसभा चुनाव जहां तक संभव होगा मिलकर लड़ेंगे और सीटों के तालमेल पर तत्काल काम शुरू किया जाएगा। गठबंधन की बैठक में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सीट बंटवारे का काम इस हाथ दे उस हाथ लें की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हम इंडिया के घटक दल आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे का काम तुरंत शुरू होगा और लेन देन की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। विपक्षी दलों ने जल्द ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनसभाएं आयोजित करने का भी संकल्प लिया है।
प्रदेश की 1 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों को तबादले कर दिए गए हैं। तबादलों की सूचना शुक्रवार शाम को जारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर उमेश मिश्र, जो कि बिजनौर के डीएम थे, उन्हें अब कुशीनगर का डीएम बनाया गया है। 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर महेंद्र सिंह तंवर, जो कि गोरखपुर प्राधिकरण के वीसी पद पर तैनात थे, उन्हें अब संत कबीर नगर का डीएम बनाया गया है। इसके साथ ही 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल, जो कि मिर्जापुर की डीएम थी, उन्हें अब बस्ती का डीएम बनाया गया है। 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर अंकित अग्रवाल, जो कि एटा की डीएम थे, उन्हें अब रामपुर का डीएम बनाया गया है। वहीं 2014 बैच के आईएएस अधिकारी प्रेम रंजन सिंह को एटा का डीएम बनाया गया है। इसके पहले वह बीडा के सीईओ पद पर तैनात थे। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अक्षय त्रिपाठी को ललितपुर का डीएम बनाया गया है। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक सिंह, जो कि ललितपुर के डीएम थे, उन्हें कानपुर देहात का डीएम बनाया गया है। बता दें कि पिछले जुलाई महीने के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के 14 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया था। इन तबादलों में बरेली की एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया था। उनकी जगह पर सीतापुर के एसपी सुशील घुले चंद्रभान को बरेली का नया एसएसपी बनाया गया है। प्रभाकर को बरेली के एसएसपी पद से हटाकर 32वीं पीएसी भेजा गया है। 14 आईएएस अफसरों के तबादले के बाद प्रभाकर चौधरी का नाम मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां युवती के कपड़े खोलकर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया है। इस घटना के बाद से गांव में बवाल मचा हुआ है। दरअसल युवती के ससुराल वाले उसके मायके पहुंचे, जहां ससुराल वालों ने युवती को पकड़ा और उसके कपड़े उतारकर बदसलूकी की। आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया है। युवती को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना धारियाबाद तहसील के पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचला कोटा गांव की है। पीड़ित युवती के परिजनों ने बताया कि जब वह लोग घटना की एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जिला एसपी अमित कुमार ने घटना स्थल पर पुलिस टीम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर आरोपियों को सजा दिलवाई जाएगी। वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। भारद्वाज ने कहा कि 3 दिन पुरानी घटना होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की। यह शर्मनाक है। बीजेपी नेता भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस राज में इस घटना के बाद राजस्थान के ऊपर जो ये दाग लगा है वह कभी धुलेगा नहीं। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। पीड़िता के परिजनों के साथ साथ गांव के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी शर्मनाक घटना होने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की एक न सुनी और किसी भी प्रकार की शिकायत लिखने से साफ मना कर दिया। वहीं अब जब वीडियो वायरल हो गया है तो पुलिस ने स्वतः मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2.5 करोड़ की नकदी बरामद की है। ईडी ने ये रकम अधिकारियों के यहां छापेमारी में बरामद की है। ईडी को अमिताभ कौशिक और जेडीए के तहसीलदार सुरेश शर्मा के घर कैश मिला है। इसी के साथ एक सोने की ईंट भी छापेमारी के दौरान बरामद की गई है। 2.5 करोड़ रुपए में 1.5 करोड़ रुपए अमिताभ कौशिक के घर से ईडी को मिले, जबकि 80 लाख रुपए कैश सुरेश शर्मा के घर से मिले। वहीं छापेमारी में ईडी को प्रॉपर्टी डीलर कल्याण सिंह कविया के घर से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में एक बड़े ब्यूरोक्रेट का नाम भी सामने आया है, जिस पर ईडी का शिकंजा कसना तय है। ईडी को जांच में कई अधिकारियों के प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को जयपुर में कई जगहों पर रेड मारी। उसने जल जीवन मिशन से संबंधित गड़बड़ियों की शिकायत के चलते ये बड़ी कार्रवाई की। इस मिशन से जुड़े 20 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। शुक्रवार सुबह की गई इस छापेमारी के बाद ईडी जलदाय विभाग से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है। इस छापेमारी से राज्य में ब्यूरोक्रेसी और नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी शुक्रवार सुबह से ही छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली और जयपुर की टीम के अलावा पहली बार गुजरात की टीम को राजस्थान में कार्रवाई के लिए बुलाया। गुजरात के बोटाद में बने हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा के
नीचे लगी पेंटिंग्स को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गुरुवार को राजकोट के वकील रवि राठौर की ओर से मंदिर ट्रस्ट को नोटिस दिया गया। नोटिस में प्रतिमा के नीचे लगी उस पेंटिंग को हटाने की मांग की गई, जिसमें हनुमान जी को स्वामी नारायण संप्रदाय के स्वामी के आगे झुकते हुए दिखाया गया है। वकील ने इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया है और जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वकील की ओर से ये नोटिस मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ सालंगपुर मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, कुंडल धाम, बीएपीएस मंदिर, कलावड रोड, स्वामीनारायण मंदिर, वड़ताल, पोईचा समेत अन्य मंदिरों को भी जारी किया गया है। कुछ दिन पहले मुरारी बापू ने सालंगपुर में अपनी कथा के दौरान हनुमान जी की पेंटिंग को लेकर मचे विवाद पर टिप्पणी की थी। उन्होंने पेंटिंग्स को लेकर शांत बैठे लोगों से चुप्पी तोड़ने की अपील की थी। उनके साथ साथ सनातन धर्म के कई साधु संतों ने भी इसे हनुमान जी का अपमान बताते हुए विरोध जाहिर किया था। हालांकि विरोध और इस मुद्दे पर विवाद गहराते देख मंदिर प्रशासन ने पेंटिंग्स को पीले कपड़े से ढककर विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इससे मामला शांत होने वाला है। राज्य के साधु संतों ने पेंटिंग्स को सनातन हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर सीहोर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। बिहार के मुजफ्फरपुर में चेहल्लुम के जुलूस को लेकर दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और चाकू से वार किया। इस घटना में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से करीब आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यह घटना गुरुवार देर रात मेहंदी हसन चौक के पास की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह टकराव ब्रह्मपुरा के कसाई मोहल्ला और फकीर टोला के लोगों के बीच हुआ था। दरअसल फकीर टोला के लोग गुरुवार को चेहल्लुम का अखाड़ा जुलूस निकाल रहे थे। इतने में कसाई मोहल्ला के लोग पहुंचे और जुलूस को रोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों मोहल्ले के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फिर कहासुनी से शुरू हुआ यह बवाल दंगे में परिवर्तित हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू से भी हमला किया। पुलिस के मुताबिक मुहर्रम पर कसाई टोला के लोगों ने अखाड़ा जुलूस निकाला था। उस समय फकीर टोला के लोगों ने इस शर्त पर समर्थन किया था कि चेहल्लुम का जुलूस फकीर टोला की ओर से निकाला जाएगा और कसाई मोहल्ला इसमें सहयोग करेगा। इस शर्त के मुताबिक फकीर टोला के लोग गुरुवार को अखाड़ा जुलूस लेकर निकल पड़े। जैसे ही वह मेहंदी हसन चौक पहुंचे, सामने से आए कसाई मोहल्ला के लोगों ने रोककर बवाल शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान हुए पथराव में सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, वहीं दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। इसी क्रम में स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि वह ऐसी कोई हरकत न करे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।